हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में डिबेट हो रही है। कुछ बात हो रही है कि क्या ट्राइबल्स को एक्सक्लूड किया जाए। मेरी पोजीशन यह है कि क्योंकि संविधान ने ट्राइबल्स को एश्योरेंस दी थी कि उनकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस को संरक्षण दिया जाएगा, इसलिए पहले मरहले में ट्राइबल्स को कवर करना मुनासिब नहीं होगा। बात हो रही है कि क्या हम इस्लामिक लॉ में कोई भी चेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस सवाल के नतीजे में यह सवाल निकला कि वास्तव में क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ ही इस्लामिक लॉ है, और उससे एक सवाल यह भी उठा कि क्या इस्लामिक लॉ पूरी तरह एक डिवाइन लॉ है जिसमें कोई भी ह्यूमन अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। इस सिलसिले में मैं ओरिजिन ऑफ इस्लामिक लॉ के सिलसिले में पहले 100 साल में कैसे इस्लामिक लॉ डेवलप हुआ, फिर किस तरीके से सुन्नी स्कूल्स बने, उसके सिलसिले में आपसे बात कर चुका हूं। अब आज बात करनी है शिया लॉ की और शिया स्कूल्स की। तो आपको मालूम है कि मुसलमानों में 85% तो सुन्नी हैं। ये सऊदी अरब में और इजिप्ट में, यमन में, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, टर्की, अल्जीरिया, तुनीसिया, मोरक्को में सब जगह सुन्नी ज्यादा हैं। लेकिन शियाज भी दुनिया में हैं। ईरान में हैं, यमन में हैं, बहरीन में हैं, सीरिया में हैं और लेबनान में हैं। फिर कई जगह ऐसी हैं जहां सुन्नी और शिया साथ में रहते हैं, जैसे लेबनान में। अब यह सवाल उठता है कि ये किस तरीके से पहले सुन्नी और शियाओं में फर्क हुआ और दोनों के लॉ में क्या फर्क है। देखिए, बात को समझिए कि यह सारा झगड़ा खिलाफत को लेकर है और कौन जो है प्रॉफिट के बाद उनका राइटफुल सक्सेसर है। सुन्नी व्यू ये है कि खिलाफत जो है वो कुरैश कबीले को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मिलनी चाहिए। तो यहां पे देखिए, बात ये बिल्कुल साफ हो रही है कि हर एक एलिजिबल नहीं हो रहा है, बल्कि कुरैश ट्राइब का सुपीरियर स्टेटस जो है वो सुन्नी व्यू में भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और ये बात पहले उमैयद डायनेस्टी में चली और फिर अब्बासिद डायनेस्टी में चली। आपको मालूम है कि सिविल वॉर हो रही है मुआविया और हजरत अली में, और उसके नतीजे में कुछ ग्रुप्स इमर्ज हो रहे हैं। उन ग्रुप्स की वजह से ये डिस्टिंक्शन शिया और सुन्नी का हुआ। शिया व्यू ये है कि हजरत अली, जो जाहिर है कि बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए और फातह खैबर हैं, और अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा हैं, यानी प्रॉफिट कह रहे हैं कि मैं सिटी ऑफ नॉलेज हूं और उस सिटी का दरवाजा अली है। कहा जा रहा है इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक सजदे शब्बीरी है, एक ज़र्ब यदुल्लाह है। मेरे ऊपर मेरी मां का बड़ा इंफ्लुएंस है। वो बहुत अकीदतमंद हैं अहले बैत की और बहुत अकीदत रखती हैं हजरत अली से और बीबी फातिमा से। तो जाहिर है कि वो इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर भी आया है। अब शिया हजरात जो हैं वो ये मानते हैं कि जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी है वो हजरत अली, जो हजरत के चचाजाद भाई हैं और दामाद हैं, बीबी फातिमा के शौहर हैं, और फिर उनके बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन के पास होनी चाहिए। उनका ख्याल है कि लीडरशिप जो है वो मैटर ऑफ डिवाइन राइट है, और जो रूलर होगा वो अपनी अथॉरिटी, वो डिवाइन इंस्पिरेशन जो प्रॉफिट के पास था और प्रॉफिट से फिर उनकी फैमिली में आया, अहले बैत में आया, उनका राइट है। अब इसमें ग्रुप्स शियाज में भी बने, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं और मेजॉरिटी ग्रुप है, उसकी बात कर लेते हैं। ये जो खारजी हैं इनको असलियत में शिया ग्रुप कहना बहुत मुनासिब नहीं है। ये अर्ली ग्रुप हैं, अभी शिया और सुन्नी के ग्रुप्स डिफाइन होके थोड़े बाद में बनेंगे।
लेकिन ये कि ये शुरू में तो साथ थे हजरत अली के, लेकिन फिर बाद में उनके खिलाफ हो गए, तो इसको एक अलग ग्रुप मान लिया जाए कि इनका व्यू लॉ पे क्या था, उसको पहले समझ लेते हैं। खारजी जो हैं वो सिविल वॉर जो हजरत अली और अमीर माविया में हो रही है वो दोनों के खिलाफ हैं, और यहां तक उन्होंने किया कि हजरत अली का असैसिनेशन किया, आपको मालूम है उनकी शहादत हुई, और अमीर माविया को भी अटेम्प्ट टू किल, असैसिनेट करने की कोशिश की गई। खारजीज का यह ख्याल है कि जो तकवा है वो मेन और पर्सनल कैपेबिलिटी जो है वो पैरामीटर होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि कौन लीडर होगा मुस्लिम कम्युनिटी का। वो इलेक्शन को प्रेफर करते हैं, और उनका यह भी ख्याल है मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी के हिसाब से कि इमाम एक इंसान है और वो इलेक्ट हुआ है अपनी पर्सनल एबिलिटी के बेसिस पे, ना कि किसी अल्लाह ताला से या किसी डिवाइन प्रिंसिपल से उसकी क्लोजनेस की वजह से। वो राइट पाथ पे है इसलिए इलेक्ट हुआ है, और ये काफी क्लोज हैं खारजीज जो हैं सुन्नियों के। जैदी स्कूल है शियाओं का, हिंदुस्तान में ज्यादा नहीं पाए जाते, यमन में होते हैं। इनकी बिलीफ भी जो ऑर्थोडॉक्स हनफी सुन्नी स्कूल है ये भी उनके क्लोज है। ये भी इलेक्शन को बेसिस मानते हैं सक्सेशन का, और ये भी कहते हैं कि इमाम जो है वो राइटफुल गाइड है। अब जो बात लीगली सामने आती है कि जो मेजॉरिटी ऑफ शियाज हैं, अगर लॉ की नजर से देखें तो वो ह्यूमन रीजन जो है उसको आमतौर से रिजेक्ट करते हैं, और वो ये समझते हैं कि लॉ बनाने का मेन काम जो है वो डिवाइनली इंस्पायर्ड इमाम का है। ये भी हम याद रखें कि सुन्नी और शिया दोनों लोग जो लीगल मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो वही है कुरान और सुन्ना। गो कि सुन्ना का जो वर्जन है शियाओं का वो अलग है, वो सुन्ना जो इमाम के जरिए आ रही है वो उसको मानते हैं। फिर इस्माइलीज पे आ जाइए। अब इस्माइलीज जो हैं वो ये मानते हैं कि इमामत का सिलसिला आज तक जारी है, जो हजरत अली से शुरू हुआ है वो आज तक जारी है, और आज भी इमाम होता है। और आप देखिए कि उसमें जो इमाम हैं वो आज भी मौजूद हैं। फिर अथना इशारी जो कि मेजॉरिटी शिया सेक्ट है, इनका यह मानना है, इनको 12 इमामों का ग्रुप ट्वेलर्स भी कहते हैं, कि जो आखिरी इमाम 12वें इमाम थे वो 874 में डिसअपियर हो गए और वो दोबारा आएंगे। तो एक हिडन इमाम का कंसेप्ट इनके यहां है। उसकी वजह से इनके यहां जो आइडियल अभी होना है वो जब होगा जब इमाम आए। और इस स्कूल में क्योंकि 12 इमाम हैं तो इसको इमामिया स्कूल भी कहते हैं। ये इराक में है, ईरान में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, लेबनान में है। फिर ये भी एक बात है कि शिया स्कूल को आमतौर से फिक़े जाफरिया भी कहते हैं। ये इमाम जाफर सादिक हैं जो कि छठे इनफालिबल इमाम हैं, और इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है फिक़्ह को डेवलप करने में। अब ये जो 12 इमाम हैं उसके बाद भी कुछ डिस्टिंक्शन हो जाता है। कुछ अखबारी हैं जो अपने को बहुत ट्रेडिशनलिस्ट मानते हैं, कुछ उसूली हैं जो ह्यूमन रीजन को और इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश रखते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है, जो इतना अशरी हैं, वो हजरत अली को मानते हैं कि वो पहले इमाम हैं, और फिर उनके बड़े बेटे हसन, और फिर इमाम हुसैन, और फिर ये सिलसिला आप समझिए कि इमाम जाफर सादिक जो 703 से 765 तक होंगे। फिर इमाम मूसा 9वें इमाम होंगे जो इब्ने जाफर हैं। फिर
अली इब्ने मूसा हैं 765 से 818 तक, इमाम अली इब्ने मोहम्मद हैं और ये वो हैं इमाम नकी, और फिर जो हसन इब्ने अली हैं वो हसन अल अस्करी कहलाते हैं इमाम, और फिर ये इमाम मेहंदी हैं मोहम्मद इब्ने हसन, और इनके बारे में ये है कि ये दोबारा से आएंगे। जो इस्माइलीज हैं उनका ये ख्याल है कि 7 इमाम हैं। अब इंडिया में आपको मालूम है कि कुछ खोजाज हैं जो ईस्टर्न इस्माइलीज हैं। आगा खां को 49वां इमाम मानते हैं इस लाइन में, जो वेस्टर्न इस्माइलीज हैं। फिर बोहराज हैं, बोहराज में भी दाऊदी बोहराज हैं और सुलेमानीज हैं। ये आमतौर से मर्चेंट कम्युनिटी है, बहुत रिच कम्युनिटीज है। खोजाज हैं। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि शिया स्कूल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। लेकिन आमतौर से ये समझिए कि कुरान उनके डॉक्ट्रिन का भी बेसिस है और उनके यहां भी सुन्ना पर फोकस है, लेकिन अहले बैत से और इमामों से जो सुन्ना आए वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जो असहाब से आए और खास तौर से जो पहले 3 खलीफा हैं जिनको सुन्नी बहुत ज्यादा मानते हैं, उनकी ट्रेडिशंस को वो जरा एक्सेप्ट करने में हेसिटेशन है उनका और उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अब जरा सा मैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का टीचर हूं, हर चीज में कॉन्स्टिट्यूशन आता है। मैंने बार बार कहा कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के टीचर की हैसियत से मैं हमेशा कहता रहा हूं कि मैं उसके फेवर में हूं, लेकिन वो कोड कैसे बने, क्या वो तरीका हो, उस पर मेरा इख्तिलाफ है। तो आप ये देखिए कि अगर आप शिया लॉ को देखें तो शिया लॉ में लीगल सॉवरेंटी जो है वो इमाम में वेस्ट हो रही है, और इमाम को यह माना जा रहा है कि वो डिवाइन लॉ गिवर है, इसलिए वहां कुछ एब्सोल्यूटिज्म का मामला है, और जहां एब्सोल्यूटिज्म हो वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कुछ कम होता है। सुन्नी जो कंसेप्ट है खिलाफत का, उसमें खलीफा भी जो है उसको ऑपरेट करना है विद इन लॉ, और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो भी रेस्ट्रिक्टेड हैं विद इन लॉ, इसलिए उनके यहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट शिया लॉ के मुकाबले में ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आता है। फिर क्योंकि शिया लॉ में इमामत का कंसेप्ट है, इसलिए इजमा के लिए उसूलन उनके यहां वो गुंजाइश उनके फिक्र में नहीं है जो सुन्नी जूरिस्प्रूडेंस में मौजूद है, क्योंकि जो अथॉरिटी ऑफ इमाम है वो इजमा के ऊपर प्रिवेल करती है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो खारजीज हैं और जैदीज हैं वो ह्यूमन रीजन को मानते हैं और इजमा को मानते हैं, और इसलिए वो स्कूल जो है वो सुन्नी स्कूल के काफी क्लोज हैं। मगर मसला ये है कि जो अर्ली मदीने की कम्युनिटी है, जब आप पहले 3 खलीफाओं को नहीं मानते हैं तो वो इजमा जो पहले 3 खलीफा के दौरान हुई, खुलफा के दौरान हुई, उसको जाहिर है कि शिया स्कूल में नहीं माना जा सकता। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इमामत का जो कंसेप्ट है वो एक अल्टीमेट आइडियल है। हिडन इमाम जो है वो जब तक आए तब तक जो भी इमाम है वो क्वालिफाइड मुज्तहिद है, वो इमाम का एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसके इन्फ्लुएंस में वो काम करता है, लेकिन उसको इजाजत है कि वो अपनी अक्ल और ह्यूमन रीजन से लॉ को डेवलप करे। और यहां आके आप देखते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अक्ल और ह्यूमन रीजन जो है उसकी कोई गुंजाइश इतना शरी में ना हो, वो गुंजाइश इस तरह पैदा हो जाती है। सुन्नी जूरिस्प्रूडेंस में मैं समझता हूं जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है उनके लॉ को जिसने फर्दर डेवलप नहीं होने दिया, वो तकलीद का डॉक्ट्रिन है
कि जो कुछ 9वीं 10वीं सदी तक हो गया अब उसको इमिटेट किया जाए। शिया लॉ उसूलन तकलीद को नहीं मानता, लेकिन साथ में यह भी है कि इमाम की बात से अलग नहीं होते। तो तकलीद उसूल के लेवल पे नहीं भी है और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में है, और खारजी तो जाहिर है कि इज्तिहाद को एक्सेप्ट करते हैं। अब ये तो मैंने कुछ ऐसे उसूल बता दिए जो आम लोग समझे नहीं कि लॉ में बताइए क्या फर्क है। तो मैं आइए आपको लॉ में फर्क बताता हूं। मैंने आपको बताया कि खारजी लॉ सुन्नी लॉ के क्लोज है, लेकिन अब देखिए मैं डिफरेंसेस आपको दिखा रहा हूं। सुन्नी लॉ में यह है कि बेटी की कस्टडी मां के पास जब तक वो अडल्ट ना हो जाए, प्यूबर्टी तक ना पहुंच जाए, तब तक रहती है, और बेटे की कस्टडी 7 साल की उम्र तक रहती है। अब खारजी लॉ में मां को अपने बेटे की कस्टडी 2 साल तक मिल रही है, इतना शरीफ इस लॉ को मानते हैं, और बेटी की कस्टडी 7 साल तक मिल रही है शिया लॉ में, और 7 साल की एज में फिर बच्चे को यह ऑप्शन दिया जाता है कि वो मां या बाप में से जिसकी कस्टडी चाहे उसके साथ चला जाए। ये इसका मतलब कहीं पे उसूल बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का रिकॉग्निशन है। यह आज का मॉडर्न उसूल भी है। जब भी कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी उसमें बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड एज अ कंसेप्ट रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आज के लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है और इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। अब वाइफ के मेंटेनेंस के मुद्दे पे आए तो वाइफ एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस को हस्बैंड के जितने मीन्स हैं। यह शाफई लॉ है और यह अपोजिशन में है और सुन्नी स्कूल के, क्योंकि बाकी सुन्नी स्कूल यह कह रहे हैं कि न सिर्फ हस्बैंड के मीन्स बल्कि वे वाइफ की क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उनको भी मद्देनजर रखा जाए। क्रूएल्टी ये एक ग्राउंड है जो वाइफ ले सकती है मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए। ये जाहिर है कि मालकी लॉ का उसूल है और ये शिया लॉ में है, और ये वो मालकी लॉ था जो हमारे सुन्नी उलेमा ने 1939 पर कहा कि सब पर लागू होना चाहिए। उन्होंने इनिशिएटिव लिया और 1939 का डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम विमेन एक्ट पास हुआ, और उसकी वजह से मुस्लिम विमेन की पोजीशन जब देश आजाद हो रहा है 1947 में, वो और औरतों के मुकाबले में, खासतौर से हिंदू विमेन के मुकाबले में बेहतर थी। अब आइए और जरा सा फर्क को समझते हैं सुन्नी और शिया लॉ के। मुता का मुद्दा जाहिर है कि पहले प्री इस्लामिक अरबिया में लंबी सफर होते थे। फॉर्निकेशन या जिना जो था उसकी सख्त सजाएं थी, तो एक रास्ता यह निकाला गया कि आप टेम्परेरी मैरिज कर सकते हैं। अब सुन्नीज जो हैं, खारजी जो हैं, जैदी शिया जो हैं, इस्माइली शिया जो हैं, वो इसको नहीं मानते, लेकिन इतना अशरी में मुता की गुंजाइश है। और फिर वो सारी शर्तें जो शादी की हैं कि आप प्रोहिबिटेड डिग्रीज में नहीं कर सकते हैं, वो इसमें भी लागू होंगी। मैं अपनी लाइफ में बहुत शियाओं से मिला, मैंने नहीं देखा किसी ने मुता किया। ईरान की एग्जाम्पल देता हूं, वहां की एक साल की रजिस्टर्ड मैरिजेस होती हैं तकरीबन 6,13,960। उसमें मुता के केसेस थे 281, यानी सिर्फ 0.0%। बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी 1990 में। वहां के प्रेसिडेंट हाशमी रफसंजानी ने जुमे के खुतबे में कह दिया कि अगर तुम्हारे पास शादी करने के मीन्स नहीं है तो तुम मुता के बारे में सोचो। बड़ी अपोजिशन। देखिए, जब हम पुराने लॉ की बात कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन लॉ हो कि रोमन लॉ हो कि इस्लामिक लॉ हो कि हिंदू लॉ हो, तो आप सोचिए कि उस जमाने में बहुत सी चीजें ऐसी थी जिसको आज आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 8 तरह की मैरिजेस हिंदू लॉ में रिकॉग्नाइज थी।
उसमें से 4 मैरिजेस को कहा जा रहा था कि ये अच्छी मैरिजेस हैं, 4 को कहा जा रहा था ये बुराई मैरिजेस हैं। और उन मैरिजेस में आप सोचिए कि ऐसी भी मैरिज थी कि जिसमें दुल्हन को खरीदा जाता था, ऐसी भी मैरिज थी जिसमें वॉलेंट्री यूनियन 2 लोगों में हो जाती थी, लव मैरिज। आज आप लव जिहाद के नाम पर कानून बना लीजिए, लेकिन ये कि ये एक क्लासिकल हिंदू लॉ का हिस्सा था। फिर राक्षस मैरिजेस थी, फोर्सेबल अबडक्शन कर लीजिए, किडनैप कर लिया जा रहा है उसे, और उसके घर वालों को अक्सर मार भी डाला जा रहा है और शादी हो रही है। और ऐसी भी मैरिज थी जिसमें अगर कोई लड़की जो है वो सो रही है या वो शराब पी हुई है या मेंटली इनबैलेंस है और आपने उसके साथ रिलेशनशिप बनाई है, तो वो भी मैरिज की एक टाइप थी। लेकिन मॉडर्न जमाने में जब सिविलाइजेशन बढ़ चुका है आगे, तो जाहिर है कि इन मैरिजेस को फिर ये माना गया कि ये राक्षसों की चीजें हैं, ये असली अच्छी मैरिजेस नहीं है। इसी तरह सुन्नी लॉ ने यह कहा कि अब मुता की कोई गुंजाइश नहीं। प्री इस्लामिक अरबिया में यह रहा होगा या इस्लाम के आने के बाद भी अर्ली इस्लाम में यह रहा होगा। खास तौर से मुद्दा यह हो गया कि इसको जो सेकंड कैलिफ थे खलीफा हजरत उमर, उन्होंने सख्ती से इसको मना कर दिया। अब जाहिर है कि शिया जो है वो पहले 3 खलीफाओं को नहीं मान सकते हैं, तो वो जो चीज हजरत उमर कर रहे हैं जाहिर है कि वो नहीं मानी जा सकती। उसीलिए उनके यहां 3 तलाक का भी कंसेप्ट नहीं है। और मुता क्योंकि उन्होंने प्रोहिबिट किया, इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं परमिट होगा। लेकिन आप समझिए कि बात क्या हो रही है, एक टेम्परेरी मैरिज की। अगर 99 साल के लिए भी मुता किया जाए तो वो निकाह नहीं होगा, क्योंकि वो टेम्परेरी मैरिज है। मैरिज के लिए इंटेंशन ये होना चाहिए कि एक परमानेंट यूनियन आप बना रहे हैं। भारत में आप देखिए, गुजरात में मैत्री करार होते हैं, जाहिर है कि लीगल नहीं है, लेकिन अगर समाज में जाएं तो आपको नजर आएंगे कि कुछ बहुत ही इनसिग्निफिकेंट माइनॉरिटी जो है वो इस तरह के एग्रीमेंट्स कर लेती है, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट। और आज तो लिव इन की इजाजत है। इसका मतलब जो कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो तो आज का लॉ प्रोहिबिट नहीं करता। मुता में डिवोर्स की फॉर्मली जरूरत नहीं है, लेकिन इद्दत करनी पड़ती है क्योंकि बच्चे की पैटर्निटी डिटरमिन करनी है। और जो बच्चा मुता मैरिज से होगा वो इलिजिटिमेट नहीं होता, लिजिटिमेट होता है और प्रॉपर्टी में हक पाता है। तो पहला डिफरेंस मुता का हो गया सुन्नी और शियाओं में। दूसरा डिफरेंस मैंने जैसे अभी आपको बताया तलाक के मुद्दे पे, कि तलाक के मुद्दे पे शिया लॉ में फॉर्मेलिटी को इंसिस्ट किया गया, गवाह चाहिए, इंटेंट होना चाहिए कि मैं इस मैरिज को खत्म करना चाहता हूं। सुन्नी लॉ में आपको मालूम है कि एक बार में 3 करने की इजाजत दे दी फुक़हा ने, गो के उसको यह भी माना कि यह गुनाह है, लेकिन कहा कि यह वैलिड है। फिर बाद में आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इनवैलिड है। ओरल डिवोर्स हो जाएगी, बिना गवाहों के हो जाएगी, गुस्से में हो जाएगी, शराब के नशे में हो जाएगी। अब शिया लॉ इन चीजों को नहीं मानता है, एग्जैक्ट वर्ड्स पे फोकस डालता है कि वाकई आप डिवोर्स देना चाहते थे, डेफिनेट इंटेंशन था आपका डिवोर्स का। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शिया लॉ इस मुद्दे पर बेहतर है कि वो हस्बैंड की पावर ऑफ डिवोर्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। इनहेरिटेंस के मुद्दे पे आ जाइए, थोड़ा सा फर्क सुन्नी लॉ और शिया लॉ में है। सुन्नी लॉ में जाहिर है कि कुरानिक एयर्स हैं पहले, फिर मेल एग्नेट्स हैं, यानी मर्द के रिश्ते से जो रिश्तेदार हों, और अगर ये दोनों नहीं हो तो फिर औरतों के रिश्ते से जो रिश्तेदार हों, इनको मेल एग्नेट्स के बाद कॉग्नेट्स कहते हैं। इतना शरीर रिश्ते को रिलेशनशिप देते हैं। तो पहले लीनियल डिसेंडेंट्स आएंगे और पेरेंट्स आएंगे, यानी अगर कोई मर गया तो उसके बच्चे और बच्चों के बच्चे और उस आदमी के पेरेंट्स। फिर दूसरी कैटेगरी में उसके भाई बहन और उनके बच्चे और दादा दादी पेरेंट्स आएंगे। और फिर तीसरी कैटेगरी में अंकल्स और आंट्स और चाचा और चाची वगैरह आएंगे। तो मेल एग्नेट्स को, मर्द से जो रिश्ता हो, उसको सुन्नी लॉ फोकस करता है, इंपॉर्टेंस देता है। शिया लॉ उसको अहमियत नहीं देता। इमाम जाफर सादिक ने तो कहा कि उनके मुंह में खाक हो जो इस तरह के
रिलेशनशिप, जो मेल एग्नेट्स हैं, उनको इस कदर अहमियत दे। नतीजा क्या होता है कि इसकी वजह से जो शिया लॉ है वो ज्यादा प्रो वुमेन हो जा रहा है, क्योंकि जो औरतें कॉग्निट रिलेटिव्स के जरिए सुन्नी लॉ में बिल्कुल आखिर में हिस्सा पाने की हकदार बनेंगी, वो शिया लॉ की जो जनरल स्कीम ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें इंटीग्रेटेड है। अब ये देखिए, पेरेंटल ग्रैंडफादर, दादा जो है, ये सुन्नी लॉ में एक फेवरेबल पोजीशन में है। अगर मरने वाले का बाप नहीं है और दादा जिंदा है, तो दादा बाप की जगह लेते हुए जो बाप का शेयर कुरान में दिया हुआ है 1/6 1/6 वो ले लेगा, जबकि उसके बच्चे मौजूद हैं मरने वाले के, क्योंकि उसकी एग्नेट रिलेशनशिप है। फिर वो जो रेजिड्यू बचेगा, जब मरने वाले का जो बच्चा हो वो एक बेटी हो, तो उस सिलसिले में फिर वो एडिशनल ले लेगा। और वो जो मां है मरने वाले की, उससे डबल हिस्सा अगर वो उससे कंपटीशन में आता है, और उसकी जो विडो है उससे कंपटीशन में आता है, और जो उसकी बेटी के बच्चे होंगे उनको एक्सक्लूड कर देगा। ये सुन्नी लॉ है। यानी मरने वाले का दादा जो है वो फेवरेबल पोजीशन में है, और मरने वाले का ही जो नवासा और नवासी होगा, यानी बेटी की जो औलादें होंगी, वो उतनी फेवरेबल पोजीशन में नहीं है। ये सुन्नी लॉ है, और जाहिर है कि ये बिल्कुल साफ तौर से नजर आ रहा है कि ये औरतों के हक में नहीं है। जो इतना अशरी लॉ है उसमें कोई भी बच्चा अगर मरने वाले का है, यानी बेटा है या बेटी है, तो जो उसका ग्रैंड चाइल्ड भी हो और मदर है अगर, तो जो दादा हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, तो फिर दादा को हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर से सुन लीजिए, शिया लॉ में अगर एक मरने वाले का बच्चा है और उसका ग्रैंड चाइल्ड है और उसकी मां है, तो जो उसका ग्रैंडफादर है उसको कोई हक नहीं होगा सक्सेशन का, यानी दादा जो है उसको हक नहीं होगा। जो उसके भाई और बहन हैं वो भी इसी तरीके से एक्सक्लूड किए जाएंगे इतना अशरी लॉ में, अगर उसके पेरेंट्स हैं या कोई उसकी औलादें हैं और औलादों की औलादें हैं, लीनियंट डिसेंडेंट। सुन्नी लॉ में ऑन द कंट्रेरी जो भाई बहन हैं वो तभी एक्सक्लूड होंगे जब मरने वाले के पास उसका बाप हो या कोई मेल लीनियल डिसेंडेंट हो। तो जो फीमेल और कॉग्निटिव रिलेटिव्स हैं, यानी जो औरतों के रिश्ते से आगे रिश्ते बढ़ते हैं, उनकी शिया लॉ में सुन्नी लॉ के मुकाबले में ज्यादा प्रिविलेज पोजीशन है। आखिर में मैं ये भी बता दूं कि कोई भी जो अडल्ट मुसलमान है उसको यह हक है कि वो जिस स्कूल को चाहे माने। ये हयाउन निसा वर्सेस मोहम्मद का केस है, जिसमें यह कहा गया कि हर मुसलमान को यह राइट है कि वो जो सा स्कूल चाहे मान ले। अब अगर पार्टीज मुसलमान हैं और एक स्कूल की हैं तो उस स्कूल का लॉ लगेगा। अगर वो दो अलग स्कूल की हैं तो जो डिफेंडेंट का स्कूल है, यानी अगर एक हनफी है और एक शाफई है, और शाफई जो है डिफेंडेंट है, तो शाफई लॉ ऑपरेट होगा। और फिर यह भी हक हर मुसलमान को है कि वो जब चाहे अपना स्कूल बदल ले। और मैंने आपको कभी बताया है किसी वीडियो में कि अक्सर ऐसे लोग जिनकी दो बेटियां होती हैं और उनको 2/3 प्रॉपर्टी मिलेगी और 1/3 उनके भतीजे को जाने की होती है, वो सुन्नी से शिया हो जाते हैं ताकि उनकी बेटियों को पूरा हिस्सा मिले। ये पूरा जो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सुन्नी लॉ की और सुन्नी स्कूल्स की और शिया स्कूल्स की बताई है, उसका मेन मकसद यह है कि हमको यह पता होना चाहिए कि इस्लामिक लॉ में भी एक ज्यूरिस्टिक इंटरप्राइज हुआ है। इस्लामिक लॉ एक्सपर्ट्स का दिया हुआ लॉ है जो कुरान और हदीस के इंटरप्रिटेशंस हैं, और उसमें कितनी इंपॉर्टेंस किसको दी जाए ओपिनियन को, उसके बेसिस पे वो लॉ ग्रो किया है। फिर वो लॉ स्टेबलाइज हुआ। उस स्टेबलाइज होने के बाद
तकलीद की वजह से कुछ ने कहा अब इस लॉ में कोई चेंज मुमकिन नहीं होगा, जबकि इज्तिहाद वो रास्ता ओपन करता था इस्लामिक लॉ के लोगों के लिए और मुसलमानों के लिए कि वो उस इंटरप्राइज को, ज्यूरिस्टिक इंटरप्राइज को आगे बढ़ाएं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो मेरे वीडियोस के 1-2 सेंटेंसेस को सुनकर या उसके टाइटल को देखकर कोई राय कायम ना करें। लॉ एक सीरियस बिजनेस है, ये एक्सपर्ट्स का बिजनेस है। हर कोई इस पर अपना ओपिनियन दे दे ये मुनासिब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।